मैंने आपको फोर्स बता दिया था F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा, और उस सर्कुलर पाथ पे जो ट्रैवलिंग होगी तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। वो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। उसके बाद मैंने आपको एक और केस बताया था, वो केस था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ना होके किसी और एंगल पे ट्रेवल करेगा तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा पैरेलल और एक होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वजह से वो मूव करता था सर्कुलर पाथ पे, और पैरेलल की वजह से वो आगे मूव करेगा, और वो किस पाथ पे चलेगा, वो चलेगा हेलिकल पाथ पे। अब हम उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ए मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इनिशियल एनर्जी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, इनिशियल एनर्जी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले किलो को चेंज करेंगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है मूविंग हॉरिजॉन्टली इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.4 गॉस नॉर्मल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड और जो इसकी स्पीड है, जो इलेक्ट्रॉन बीम हमने लिया है, इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो कह रहा है सर्कुलर पाथ पे अगर इसने 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो उसे ये जो डिफ्लेक्शन है, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PA डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन होगा कितना वर्टिकली वो नीचे आ गया होगा, वो हमें निकालना है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें ये रेडियस पता है R है और ये एंगल क्या है थीटा, तो हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस पे क्या होगा, अगर ये R है और ये थीटा है तो ये डिस्टेंस होगी R cos थीटा। अब ये टोटल R था और ये R cos थीटा, मतलब ये जो है वो BA की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए PA। तो PA क्या होगा, PA होगा PB माइनस AB, और PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू है R, और AB की मैंने वैल्यू क्या बताई आपको, R cos थीटा। तो हमें जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए वो मिलेगा R इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये बात क्लियर है सबको। अब दूसरा, हमें ना तो थीटा पता है ना हमें अभी R पता है। R हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। अच्छा, V हमें दिया है, अगर हम हाफ एम बी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी, तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2ke/m, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी √2ke/m। तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, तो ये होगा m अपॉन क्यू बी √2ke/m। इससे सॉल्व कर लेंगे, m को अंदर ले जाओ तो ये बचेगा 2km अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगी रेडियस। यहाँ से हमें रेडियस पता लग जाएगी, इस रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और अगर हमें रेडियस पता लग जाएगी
तो हम इसको डायरेक्ट कैपिटल R लिख देते हैं। तो रेडियस पता लग गई, ये डिस्टेंस पता है, तो हम एंगल पता कर सकते हैं। एंगल कैसे पता करेंगे? किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो एंगल ट्रेवल होगा वो एंगल ट्रेवल्ड कितना होगा, वो रिलेशन जो होता है वो कुछ ऐसा है। ये एंगल अगर थीटा है, ये आर्क है और ये इसकी रेडियस है, तो आर्क की वैल्यू होगी रेडियस इनटू थीटा, आर्क लेंथ जो होगी। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो उसने हमें पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ रखेंगे हम 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और जो भी रेडियस इस फॉर्मूले से निकल के आएगा वो रेडियस हम यहाँ प्लेस कर देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा? थीटा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लेस कर देंगे। थीटा अगर स्मॉल है तो कॉस थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, और उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। देखो हमने क्या किया, दो पैरेलल वायर ले लिए, एक में करंट हमने क्या मान लिया? I1, और उसी के पैरेलल हमने एक वायर और ले लिया, दूसरे में करंट हमने क्या मान लिया? I2। अब I1 और I2 के बीच का हम डिस्टेंस क्या लेंगे? हमने डिस्टेंस ले लिया D। दोनों पैरेलल हैं और दोनों ही इनफाइनाइट वायर हैं। कैसे वायर हैं? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एक वायर में अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई R, यही था। तो इस I1 की वजह से यहाँ D डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। इस I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी V1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन D। देखो याद है सबको फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो मैंने ये कहा था वहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। एक, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो साइन फाई 1 और साइन फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1 1, और 1 और 1 वो क्या बन जाएगा? 2। तो क्या आएगा? 2 I1 अपॉन R। ठीक है, अब हमें साथ में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम थंब प्लेस करेंगे अलोंग द वायर, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा वो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी दिखी है आपको? इनसाइड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वायर पे अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, तो कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कितना था? वो था F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। याद आया कि जो हम लेंथ लेंगे वायर की और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो L लेंथ मान लो हमने अलोंग द करंट ले ली, तो जो L हमने लिया वो इधर ले लिया, तो I L ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ। ठीक है, और जो वायर है, वायर की लेंथ ऐसे है। तो अगर मुझे L क्रॉस B करना है तो L के अलोंग हम क्या रखेंगे? फिंगर्स, और फिंगर्स को कर्ल कहाँ कराएंगे? हम कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल। तो I L क्रॉस B हम करेंगे तो थंब हमें क्या डायरेक्शन देगा? फोर्स की। तो जो फोर्स की डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी वो होगी ये। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा
वो मिलेगा आई कौन सा, ये वाला, तो I2 L क्रॉस बी करेंगे तो एल बी साइन थीटा, तो एल B1 साइन 90, तो ये होगा I2L और B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई डी, ये आएगा। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ देखें तो L को हम इधर ले आएंगे, तो ये होगा F बाई L, और क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन डी, ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर लो, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये वायर इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। अगर हम इसकी वजह से इस पे निकालते, ठीक है, तो भी सेम फॉर्मूला आता। देखो मैं फिर से इसको ड्राइव करूंगा, लेकिन अब की बार हम इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, I2 की वजह से, I2 करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B2 एंड दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई डी। अब इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस लेंथ पे हमें देखना है कितना फोर्स लगेगा, तो अगेन फोर्स का सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, तो फोर्स होगा अब की बार I1 L क्रॉस B2। ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे, अगर थंब हम करंट के अलोंग प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये होगा आउटवर्ड। कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। और यहां पे कैसा था, यहां पे था इनवर्ड। अब जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार ये है और करंट ऐसे है। ठीक है, अब फिर से हम आई एल क्रॉस बी करेंगे, तो अब की बार फिंगर्स हम एल के अलोंग रखे ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब ये वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर से फॉर्मूला क्या आ गया, देखो F इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90, तो I1 L B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन डी, तो फिर से फॉर्मूला सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। बात समझ में आई। दोनों ही केस में ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द वायर इज सेम, तो फिर क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर सेम नहीं होता तो फिर क्या करते, वो रिपेल। कैसे रिपेल करते, अगर मैं एक में डायरेक्शन अपोजिट कर देता तो जो फोर्स के लिए डायरेक्शन आई वो कैसी आ जाती, अपोजिट। अपोजिट का मतलब इधर, तब वो रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर्स is same, then they will attract each other, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर अपोजिट हुआ तो फिर वो रिपेल करेंगे। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार ड्राइव करने के लिए पूछा भी गया है। जो बुक में आपके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, तो वहाँ आप देखोगे तो ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट में मिलेगा, नोट कर लीजिए उसको।